नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 27 अप्रैल की तारीख है और 27 अप्रैल यानी आज रशिया में उनकी मुलाकात होगी पुतिन के साथ। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ अराक्ची साहब की मुलाकात होगी। अब मजेदार यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर ओमान आए, ओमान से फिर पाकिस्तान गए और उसके बाद रशिया गए और कुशनर और विटकाफ फाइनली नहीं आए, यानी कि बातचीत नहीं हुई। इसके मानी क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि ईरान ने बहुत डिटेल में एक प्रपोजल पाकिस्तान को दिया है। ईरान का कहना यह है कि इतने सारे मुद्दे हैं कि इतनी जल्दबाजी की बातचीत में ये सुलझेंगे नहीं। आप देखिए, ट्रंप कह रहा है कि मैं फोन उठाने को तैयार हूं, अगर ईरान के लीडर्स चाहते हैं तो वो मुझे फोन कर लें और मैं फोन पर बात करने को तैयार हूं। बड़ी बात यह है कि ईरान के लीडर्स तुमसे फोन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान के लीडर्स ने तुमसे फोन पर बात की, तुम फिर 50 बातें बनाकर मीडिया में फैलाओगे और सलूशन कुछ भी नहीं निकलेगा, अपनी अपनी चलाते रहोगे। डिप्लोमेसी इस तरह से फोन पर नहीं होती है, और खास तौर पर तब जब दोस्ती का रिश्ता ना हो, हजार मुद्दे उलझे हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उलझा हो, उसका ब्लॉकेज उलझा हो, एटॉमिक का मामला उलझा हो, जब सब कुछ उलझा हुआ हो तो फोन पर कोई बात नहीं होती। ये बात ईरान ने क्लियर की है। ईरान ने एक प्रपोजल दिया है कि 3 स्टेप में, यानी 3 अलग अलग दौर में बातचीत हो जिससे मुद्दा सुलझ सकता है। पहला दौर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हो, यानी अमेरिका अपना ब्लॉकेज खोले और ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे। यह पहला राउंड हो। दूसरे राउंड में यह तय हो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल कैसे होगा, और यही वजह है कि अराक्ची पाकिस्तान में बात करने के बाद ओमान जाते हैं। ओमान में यह बात होती है और ओमान के विदेश मंत्री का जो बयान आता है उससे भी यह बात समझ में आती है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। यह आप जानते ही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, जिसको बार बार इंटरनेशनल वाटर कहा जा रहा है, वो बेसिकली ओमान और ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, यानी समंदर के अंदर एक लिमिट तक ओमान की सीमा है और उसके बाद ईरान की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो भी कंट्रोल होगा वो ईरान अकेला नहीं करेगा, वो ओमान के साथ मिलकर करेगा। तो ओमान से बात करने अराक्ची गए थे कि आप इस पर तैयार हो या नहीं हो, आप इसको किस तरह से करना चाहते हो। ओमान में बातचीत हुई और उसके बाद वो प्रपोजल ले जाकर उन्होंने पाकिस्तान को सौंप दिया। यानी पहले राउंड में जंग खत्म हो, सब लोग चाहते हैं जंग खत्म हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आयल आना शुरू हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सप्लाई आनी शुरू हो। देखिए, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां खाने पीने की चीजें और बाकी सारी चीजें बाहर से ही ज्यादा आती है। जैसे अगर आप यूएई का एग्जांपल लेंगे तो 80 to 85% जो वहां खाने पीने की चीजें हैं वो एशिया और दीगर जगहों से जाती है। हमारे हिंदुस्तान से भी जाती है, पाकिस्तान से भी जाती है और अलग अलग मुल्कों से जाती है, क्योंकि खेती की बहुत जमीन वहां पर है नहीं। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक होने से अभी क्या कंडीशन है मैं नहीं जानता। फार्स न्यूज ने छापा है कि यूएई में खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है अभी, क्योंकि मेरी बात जिन लोगों से यूएई में होती है वो कुछ ऐसा बता नहीं रहे हैं। लेकिन अगर ये लंबा चला तो यूएई में दिक्कत आ सकती है, और भी मुल्क हैं जहां पर दिक्कत आ सकती है, जहां बाहर से खाने पीने का सामान आता है। इसलिए केवल मामला खाद का या केवल मामला तेल का नहीं है, मामला मिडिल ईस्ट का भी है। बाकी सब तो बहुत डिटेल में आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से कैसे बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, कैसे हवाई जहाज के जो फेयर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लुफ्थांसा जो जर्मनी की एयर सर्विस है उसने अपनी 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम तो है ही। तो पहली दिक्कत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलना चाहिए। ईरान कह रहा है हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले राउंड की आप बातचीत कीजिए और उस बातचीत के बाद आप अपना ब्लॉकेज खोलिए और हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे। दूसरे राउंड में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे कंट्रोल होगा, ओमान और ईरान मिलकर कैसे कंट्रोल करेंगे, वो प्रपोजल दिया जाएगा। वो प्रपोजल अमेरिका को मानना पड़ेगा। और तीसरे राउंड में जाकर एटॉमिक की, न्यूक्लियर की बातचीत होगी कि कितने साल तक एनरिचमेंट पर रोक लगनी है, उसकी मियाद क्या होनी है, कितना एनरिचमेंट है ईरान के पास, उसको आईएईए के पास देना है कि नहीं इंस्पेक्शन के लिए, बाकी सारी चीजें। और साथ में ये कि अमेरिका ईरान का कितना एसेट डी फ्रीज करेगा, कितने सैंक्शन हटाएगा, वो भी इन राउंड्स में बातचीत हो जाए। यानी ईरान अब 3 राउंड में बातचीत की बात कर रहा है। और अमेरिका अगर चाहता है कि जंग खत्म हो, और अब मुझे लगता है कि अमेरिका भी
चाहता है किसी भी तरह इस जंग से बाहर होना। कल संडे था और हम सबको यह आशंका थी कि कहीं ईरान पर हमला ना हो जाए, लेकिन हमला नहीं हुआ। इसलिए लगता है कि ट्रंप अभी इंतजार करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। तो अगर ईरान ने जो खाका दिया है, फ्रेमवर्क दिया है, उस फ्रेमवर्क में बातचीत होती है तो जंग तुरंत रुक सकती है और बाकी मामले अगले 2-3-4 महीनों में सुलझाए जा सकते हैं। यह डिप्लोमेसी का सही तरीका होगा, बशर्ते अमेरिका इसको माने और बशर्ते इजराइल यानी कि नेतन्याहू इसको मानने दे। तो यह मामला यहां पर चल रहा है। जंग फिलहाल दोबारा शुरू नहीं हुई है, पीस की बात चल रही है और 3 राउंड की बातचीत का प्रपोजल दिया है ईरान ने और इसीलिए वो रशिया गया हुआ है। क्योंकि देखिए, एक चीज लगातार है, अमेरिका यह कह रहा है कि जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से बाहर रहना चाहिए, ईरान में नहीं रहना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। ईरान के पास एक ऑप्शन यह है कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम वो एक ऐसे मुल्क में रख दे जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, और ऐसा मुल्क है रशिया। तो यह हो सकता है कि न्यूक्लियर वाले मामले में कुछ चीजें तय करने की जो बात हो वो पुतिन से बातचीत के बाद हो, और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाला मामला निपटाने के बाद अराक्ची गए हुए हैं रशिया, जहां पर पुतिन से बात करेंगे आज 27 तारीख को, 27 अप्रैल को। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, बहुत छोटी सी अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो अमेरिका से आई है, जहां ट्रंप के एक प्रोग्राम में गोलियां चल गई। गोलियां चलाने वाले की पहचान सामने आ गई है। इसका नाम टॉमस एलन है। 31 साल का बंदा है, 31 ईयर्स का, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। और इसने जो नोट्स लिखे हैं उस नोट्स में लिखा है कि एप्स्टीन के फाइल में जिन लोगों का नाम है, एप्स्टीन के इलाके में जाकर, एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर जो लोग मौज मस्ती करते रहे हैं, जो बच्चों के साथ बुरा काम करते रहे हैं, पीडोफाइल्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो पहली बात है कि हम लोगों का जो पहला डर लगा था, कल सुबह सुबह जब खबर आई, मैं चेन्नई जा रहा था, एयरपोर्ट पे था, और वहां जब मुझे यह खबर मिली तो पहला खदशा यही हुआ कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई मुस्लिम नाम हो और सारा ठीकरा ईरान के ऊपर फोड़ दिया जाए, फिर से इस्लामोफोबिया का एक पूरा नया दौर शुरू हो। वो नहीं है। यह बंदा टॉमस एलन है, 31 साल का, कैलिफोर्निया का रहने वाला। अब इसने जो अपना मैनिफेस्टो लिखा है, यानी आप कह सकते हैं अपनी डायरी लिखी है, जिसमें यह वजह बताई है कि क्यों उसने ऐसा किया, उसमें सारा का सारा जो इशारा है, इशारा क्या, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, एप्स्टीन फाइल की तरफ है। फॉक्स न्यूज पर एक प्रोग्राम होता है 1 घंटे का, 60 मिनट्स, और उस प्रोग्राम में ट्रंप से जब पूछा गया, जो महिला बैठी हुई थी पत्रकार, उन्होंने जब पूछा, जब पढ़ना शुरू किया, बेसिकली उसका जो टेस्टामेंट था वो पूरा पढ़ना शुरू किया, और उसमें लिखा हुआ था कि जो पीडोफाइल्स हैं, जो एप्स्टीन के इलाके में जाकर, एप्स्टीन के आइलैंड पर जाकर मौज मस्तियां करते थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे मैं नाराज हूं। तो ट्रंप बिल्कुल भड़क गया। ट्रंप ने कहा मैं पीडोफाइल नहीं हूं, मैंने कभी किसी का रेप नहीं किया, कभी ये नहीं किया, वो नहीं किया। उस लेडी ने टोका कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये आपके लिए ही कहा जा रहा है। लेकिन ट्रंप लगातार बोलता गया। जब दिल में चोर होता है तो बाहर जबान बहुत तेज चलती है। तो एक तो मामला ये कि जिसने हमला किया है, अगर उसने जो लिखा है उसको ही मान लिया जाए और मान लिया जाए कि यह हमला वाकई हुआ है, कराया नहीं गया है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो अमेरिका का रहने वाला है, क्रिश्चियन है, मागा है और बेहद नाराज है ट्रंप से एप्स्टीन फाइल को लेकर। उसका एक फोटो वायरल हो रहा है, उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उसने आईडीएफ का ड्रेस पहना हुआ है। अब मैं कंफर्म नहीं हूं, कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि यह तस्वीर सही है या गलत है, कोई यह कंफर्म नहीं कर सकता है कि वो जायनिस्ट है कि नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन जो कंफर्म है वो मैंने आपको बताया। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। जब यह हमला हो जाता है और इस हमले में कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी घायल नहीं हुआ, बाहर बाहर हमला हुआ था। जब यह हमला हो जाता है उसके बाद ट्रंप का जो पहला बयान आता है उसमें वो कहता है कि इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि व्हाइट हाउस के अंदर एक नया बॉल रूम बनना चाहिए। अगर व्हाइट हाउस के अंदर बॉल रूम होता, वहां पर पार्टी होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब यह सुनने के बाद मैं आपको एक और जरूरी फैक्ट बताता हूं। ये जो पार्टी थी इसको व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर कहते हैं, यानी व्हाइट हाउस को जो पत्रकार कवर करते हैं उनका यह डिनर होता है। 4 साल इसके पहले ट्रंप राष्ट्रपति रहा है, प्रेसिडेंट रहा है, और उसमें उसने कभी भी यह पार्टी अटेंड नहीं की। पिछले साल भी जो पार्टी हुई थी उस समय वो प्रेसिडेंट था और उसने यह पार्टी अटेंड नहीं की थी। पहली बार वो इस पार्टी में पहुंचा था नंबर 1।
दूसरी बात, इन 4-5 सालों में, और जब मैं 4-5 साल कह रहा हूं इसका मतलब जब वो पिछली बार राष्ट्रपति था और जब से इस बार फिर से वो प्रेसिडेंट बना है, तब से वो लगातार कह रहा है व्हाइट हाउस में एक नया बॉल रूम बनना चाहिए। और अमेरिका की संसद इसको पास नहीं कर रही है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आना है। अब देखिए, ट्रंप तो रियल एस्टेट एजेंट रहा है। रियल एस्टेट एजेंट का मतलब बिल्डिंग्स बनवाना, बॉल रूम बनवाना, ये सारा कुछ करना, ये उसका काम है। अब उसका इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है व्हाइट हाउस के अंदर बॉल रूम बनवाने में, ये आप खुद सोचिएगा। और एक घटना हो जाने के बाद, पहली बार वो प्रोग्राम में आता है और एक घटना हो जाती है, और ये घटना हो जाने के बाद, ये वाकया हो जाने के बाद, वो तुरंत कहता है कि एक नया बॉल रूम बनना चाहिए। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि होटल हिल्टन में जहां ये प्रोग्राम था, जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उससे बहुत कम सिक्योरिटी थी। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि एक बंदा रिवॉल्वर लेकर, बंदूक लेकर प्रोग्राम के अंदर पहुंच कैसे गया। यानी ये संयोग है या प्रयोग है, ये हुआ है या कराया गया है, कोई नहीं जानता। फिलहाल जाहिर तौर पर इसके बारे में चुप्पी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि लीडर्स के ऊपर, लीडर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ कोई भी हिंसा हो वो गलत है। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि एक जंग की शुरुआत तुम ईरान में करते हो, जहां पहला हमला सुप्रीम लीडर के ऊपर करते हो, सुप्रीम लीडर खामनेई साहब को शहीद कर देते हो, तो फिर उसके बाद किस मुंह से कहते हो कि किसी लीडर के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है, तो अपने आप को लोकतंत्र कहने वाला अमेरिका मादुरो को उठा कैसे लेता है और कैसे मीनाब में 150 से ज्यादा बच्चियों को शहीद कर देता है, आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद कर देता है, उनके साथ कई लीडर्स को शहीद कर देता है। और उस समय ना हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, और नेतन्याहू क्या बोलेगा, वो तो उस पाप में खुद शामिल था। तो अपने यहां एक जरा सी गोली चल गई तो सारी दुनिया को दर्द होने लगा, और यहां 85 ईयर से ज्यादा, 85 साल से ज्यादा उम्र के खामनेई साहब के घर पर बम गिराकर उनको मार दिया गया। तब सबकी जबान सिल गई थी। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है और ये किस तरह की बयानबाजी है। अगर हिंसा से दिक्कत है, अगर हत्या की पूरी राजनीति से दिक्कत है, अगर कत्ल किए जाने के पूरे खेल से दिक्कत है, तो खुल के इन लोगों को यह भी सवाल उठाना चाहिए कि अमेरिका ने जिस तरह से खामनेई साहब को शहीद किया या जिस तरह से मीनाब की बच्चियों को शहीद किया, वो दाग है बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के चेहरे पर भी, इंसानियत के चेहरे पर भी, और हर तरह की जो मोरल चीज हो सकती है, नैतिक चीज हो सकती है, उसके चेहरे पर दाग है। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और दुनिया के ज्यादातर लीडरान बिल्कुल खामोश रहे। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उस समय पूरी तरह से खामोश थे। तो अमेरिका में यह तमाशा चलता रहता है। ट्रंप साहब के ऊपर गोलियां चलती रहती हैं। जब वो प्रचार कर रहे थे उस समय भी एक गोली चली थी, उनके कान के पास से निकल गई थी। किसने चलाई, क्या उसके पीछे साजिश थी, आज तक कोई नहीं जानता। उसमें ईरान को फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार जो बंदा टॉमस एलन मिला हुआ है उसका ईरान से कोई रिश्ता जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ईरान को फंसाने की कोशिश कम से कम नहीं हो रही है। एक और बड़ी खबर इजराइल से है। कल शाम को वहां पर 54,000 से ज्यादा, 54,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू को गद्दी छोड़ने के लिए कहा कि नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ खबर यह आई कि वहां के जो प्रेसिडेंट हरजोग हैं, जिनके ऊपर लगातार ट्रंप ये प्रेशर बना रहा था कि नेतन्याहू को माफी दे दें ताकि उसको मुकदमों का सामना न करना पड़े, हरजोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं नेतन्याहू को कोई माफी देने वाला नहीं। और एक और बड़ी घटना इजराइल से सामने आती है। वहां के विपक्ष के दो नेता, एक नफ्ताली बेनेट और दूसरा यावर लैपिड, जिनकी अपनी अपनी पार्टीज थी, इन्होंने अपनी दोनों पार्टियां एक में मर्ज कर दी हैं, मिला दी हैं और टुगेदर नाम की एक नई पार्टी बनाई है, जो अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और इनका कहना है कि 30 साल से इजराइल की गद्दी पर बैठकर नेतन्याहू ने इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया है। बीच में एक छोटा सा वक्फा था जब इन दोनों लोगों ने मिलकर उसको गद्दी से हटाया था, लेकिन 30 साल से कमोबेश लगातार इजराइल की गद्दी पर बना हुआ है नेतन्याहू। और इन लोगों का कहना है कि अब नेतन्याहू को गद्दी से हटाना जरूरी है, वरना यह इजराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। तो एक तरफ जनता सड़क पर उतर रही है, दूसरी तरफ वहां के लीडर्स एक हो रहे हैं नेतन्याहू को निकालने के लिए। और इसके साथ एक और खबर मैं जोड़ देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है।
हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के बाद, और खास तौर पर वो जो विस्फोट वाला कांड हुआ था, पेजर विस्फोट वाला कांड हुआ था, उसके बाद इजराइल का यह मानना था, नेतन्याहू और मोसाद का यह मानना था, हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसीलिए ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी हमला बोल दिया गया था। लेकिन अब इजराइल की आर्मी कह रही है कि हिजबुल्लाह को रोकने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि जंग रोक दी जाए। अगर जंग जारी रहेगी, अगर हिजबुल्लाह पर हमले होते रहेंगे तो हिजबुल्लाह पलट के हमले करते रहेगा, हमारे लोग लगातार मारे जाते रहेंगे और नॉर्दर्न इजराइल में कभी पीस नहीं होगी। एक खबर यह भी है कि वहां 20 से ज्यादा इजरायली सैनिकों ने खुदकशी कर ली है, अपनी जान दे दी है पिछले 2-4 महीनों में। तो इजराइल के अंदर आपको याद ही होगा कि वहां के आर्मी चीफ ये बात कह चुके हैं कि हमारी आर्मी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, नए लोग भर्ती नहीं हो रहे, जो पुराने लोग हैं वो बुरी तरह से थके हुए हैं और वार रेडी नहीं है। अगर नई भर्तियां नहीं होती हैं तो जंग जारी रख पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता चला जाएगा। ये बात वहां के आर्मी चीफ ने कही थी। तो हिजबुल्लाह का प्रेशर भी इजराइल के अंदर काम आ रहा है। इजराइल की आर्मी, इजराइल के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को रोकना आईडीएफ के बस की बात नहीं है, इजराइल के बस की बात नहीं है। इसलिए बेहतर हो कि इस जंग से बाहर निकला जाए ताकि नॉर्दर्न इजराइल में लोग पीसफुली रह सकें। और इन सब के बीच गजा और वेस्ट बैंक में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैं कम से कम गजा को भूला नहीं हूं, बाकी लोग भले भूल जाएं। जल्दी ही गजा के बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर मैं आऊंगा, लेकिन अभी जाहिर तौर पर सबकी निगाहें ईरान पर बनी हुई हैं, अमेरिका पर बनी हुई हैं, इजराइल पर बनी हुई हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बनी हुई हैं। सबके सामने ये सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता जल्दी पॉसिबल है। ईरान ने जो डील दी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 3 स्टेज की डील दी है, अगर यह सच है कि इस तरह की डील ईरान ने दी है तो बहुत आसान है अमेरिका के लिए। अगले हफ्ते वो मीटिंग कर सकता है, अपना ब्लॉकेड हटा सकता है, जंग न करने का वादा कर सकता है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो सकता है। जंग खत्म होने की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकती है। अब अमेरिका ये करता है या कोई बदमाशी करता है, ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।